हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नील कमल और आप देख रहे हैं मेरा एजुकेशनल चैनल। तो आज जिस चैप्टर को हम पढ़ेंगे वो दरअसल हमने स्टार्ट कर लिया है और वो सिविलाइजिंग द नेटिव एंड एजुकेटिंग द नेशन क्लास 8 का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7 है। इसका एक वीडियो मैंने ऑलरेडी पोस्ट कर दिया, हालांकि थोड़ा गैप हो गया। वजह थी क्योंकि बीच में थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा ब्रेक ले लें। आज मैं फिर से आई हूँ रिमेनिंग चैप्टर्स को लेके। ठीक है, इस चैप्टर में आप लोगों को याद होगा कि मैंने बताया था कि मैकॉले मिन्यूट उसके ऊपर बेस्ड होके 1835 का जो एजुकेशन पॉलिसी थी वो इंट्रोड्यूस कर दी गई थी। कॉलोनियल पीरियड चल रहा है और भारत में ब्रिटिशर्स का शासन है। और आपको ध्यान होगा कि 1835 के अकॉर्डिंग जो नई शिक्षा नीति लागू की गई थी ब्रिटिशर्स के पीरियड में, उसमें इस बात पे खास ध्यान रखा गया था कि जो ओरिएंटलिस्ट इंस्टीट्यूशंस हैं उनको बंद करा दिया जाए, क्योंकि उसकी व्यवस्था करना या उसके शिक्षा का प्रचार प्रसार करना गवर्नमेंट का काम नहीं है और उसका कोई फ़ायदा भी नहीं है। इसीलिए उस समय चलने वाले जो कलकत्ता मदरसा थे या फिर जो बनारस का संस्कृत महाविद्यालय था, इन सबको पूर्ण रूपेण बंद कर दिया गया था। और इनके विषय में कहा गया कि temples of darkness that were falling of themselves into decay. English textbook now began to be produced for schools. और अब क्या किया गया कि इन महाविद्यालयों को बंद करने के बाद इनके बारे में कहा गया कि अंधकार के वो मंदिर हैं जो समय के साथ स्वयं ही ध्वस्त हो जाएंगे। तो इस तरह से करके क्या हुआ कि चूँकि ये तय हो गया था कि अब जो एजुकेशन दिया जाएगा उसका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अंग्रेजी होगी, तो इसीलिए अंग्रेजी भाषाएं की टेक्स्ट बुक छपनी शुरू हो गई थी। आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि तकरीबन 20 साल के बाद हमेशा ही चार्टर एक्ट पास होता था। हालांकि आपको ध्यान होगा कि 1835 के बाद अगले 19 साल के बाद शिक्षा के क्षेत्र में एक नई नीति का विस्तार किया गया और उसको कहा गया वुड्स डिस्पैच। जैसा कि आपके टेक्स्ट बुक में ये हेडिंग है, एजुकेशन फॉर कॉमर्स। और कॉमर्स का क्या मतलब होता है बच्चों? कॉमर्स का मतलब होता है वाणिज्य, व्यापार, यानी शिक्षा अब व्यापार के लिए दी जाएगी। आपको ध्यान होगा कि बहुत सारे ग्रुप्स थे यहाँ पे भारत में जिनके ऊपर कुछ ना कुछ नियम बना के उनको टारगेट किया गया था और अब बारी स्टूडेंट्स की थी और शिक्षा के क्षेत्र में अब छात्रों को टारगेट किया जाना था। और एजुकेशन के विकास के नाम पे दरअसल वाणिज्य और व्यापार का विकास होना था। तो आप देखिए कि किस तरह से हम इस पे यही डिस्कस करेंगे कि किस तरह से यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को उस नीति के तहत लागू किया गया ताकि व्यापार वाणिज्य उनका, यानी कि जो ब्रिटिशर्स थे उनका व्यापार वाणिज्य का विकास हो। उन्होंने जो लंदन में कारखाने स्थापित कर लिए थे, वहाँ पे बने हुए जो माल थे उनकी खपत यहाँ पे हो सके। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि इंडिया को एक्चुअली उन्होंने मार्केट में तब्दील कर दिया था। ठीक है, क्योंकि यहाँ से वो रॉ मटेरियल लेके जाते थे, अपने यहाँ पे उसको फिनिश्ड गुड में तब्दील करते थे और फिर वापस यहाँ पे फिनिश्ड गुड को लाके बेचते थे। तो इंडिया जो है एक अच्छा मार्केट था। तो अब वहाँ पे यदि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो चुकी थी, वहाँ पे मशीन बन चुकी थी, वहाँ पे कपड़े बन रहे थे, उनकी खपत कैसे हो? तो उनकी खपत करने का इन्होंने ये तरीका अपनाया कि शिक्षा नीति इस तरह की कर दी जाए ताकि लोगों का सोच विचार ही उस तरीके का हो जाए कि लोग उस तरीके के पहनावे ओढ़ावे को आसानी से अपने रेगुलर लाइफ में सम्मिलित कर लें। तो इसी क्रम में हम देखते हैं कि 1854 में दरअसल हुआ क्या था, यानी कि 1835 के एक्ट के बाद जो शिक्षा नीति लागू की गई थी उसके 19 साल के बाद कौन सी शिक्षा नीति अपनाई गई? आपको ध्यान होगा कि हम डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें देखेंगे कि एजुकेशन फॉर कॉमर्स और वुड्स डिस्पैच। इसे वुड्स डिस्पैच आखिर कहते किस लिए? तो पहले तो बच्चों आप ये जान लीजिए कि कोई भी कंपनी जब स्टैब्लिश होती है तो उसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स भी होते हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी होता है। तो ये सब कौन थे, क्या था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या था या फिर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या था, ये तो मैं अपनी किसी और क्लास में जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करूंगी। बट अभी आप ये जान लीजिए कि वहाँ की यानी लंदन में जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे उन लोगों ने एक एजुकेशनल डिस्पैच भेजा। ठीक है, किसको भेजा? भारत के गवर्नर जनरल को, ताकि भारत का गवर्नर जनरल जो है वो उसी तरीके से यहाँ पे शिक्षा नीति लागू कर सके, उसी के ऊपर बेस्ड होके। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने लंदन से एक एजुकेशनल डिस्पैच भेजा जिसे इशू किया था चार्ल्स वुड ने,
जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के प्रेसिडेंट थे, और इसी वजह से कई बार इसे वुड्स डिस्पैच भी कहते हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और इसमें देखिए कि खास बात जो थी वो ये कि प्रैक्टिकल बेनिफिट्स ऑफ यूरोपियन लर्निंग, आपको ध्यान होगा कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के रूप में तय हो चुका था कि अंग्रेजी के जरिए शिक्षा देनी है। दूसरी बात कि साइंस टेक्नोलॉजी की बातें बतानी है, वो सब सारी बातें सही थी, लेकिन इसका प्रैक्टिकल बेनिफिट क्या मिलने वाला था, ये जो यूरोपियन स्टाइल ऑफ लर्निंग यहाँ के स्टूडेंट्स को कराई जा रही थी, इसका प्रैक्टिकल बेनिफिट क्या होने वाला था, इसी के ऊपर ये पूरी शिक्षा नीति निर्धारित है। तो बात हो रही थी प्रैक्टिकल बेनिफिट की कि वुड्स डिस्पैच जो है वो इस बात पे जोर देता है कि प्रैक्टिकल बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होते हैं प्रैक्टिकल बेनिफिट्स। प्रैक्टिकल यूजेस क्या हो सकता है यदि नई शिक्षा नीति लागू की जाती है वुड्स डिस्पैच में। तो वुड्स डिस्पैच ये कहता है कि इकोनॉमिक रीजन सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि शिक्षा उस तरीके से दी जानी चाहिए कि सिर्फ हम लोगों को शिक्षित नहीं करें, बल्कि हमारी शिक्षा का संबंध हमारे बाजार से होना चाहिए और हम जो कुछ भी उत्पादित करें वो यहाँ पे बिक्री हो सके। तो वो एक रीज़न था इकोनॉमिक। दूसरा था कि यूरोपियन वेज ऑफ लाइफ, लोगों को क्या सिखाना था, लोगों को सिखाना था पाश्चात्य पहनावा ओढ़ावा, क्योंकि यहाँ के लोग यदि उस समय की बात करें तो जो हमारा सामान्य पहनावा ओढ़ावा था वो क्या था, धोती कुर्ता था या फिर पजामा वगैरह पहनते थे। विमेंस थी वो सलवार वगैरह पहनती थी, साड़ी पहनती थी। पर इस तरीके का पहनावा यदि ये लोग रखेंगे तो हमारे सामान जो हम उत्पादित कर रहे हैं उस तरीके के स्टाइल का कौन पहनेगा, कौन लोग होंगे जो विदेशी स्टाइल के कपड़े पहनेंगे। तो इनको शिक्षा ही इस तरीके से दी जानी चाहिए ताकि हम जिस तरह के कपड़े बनाएं उस तरह के कपड़े इनके टेस्ट में आ जाए, वो उसी तरह के कपड़े को पसंद करना शुरू कर दें, उसी तरह से उनका वे ऑफ स्टाइल हो जाए जैसे कि यूरोपियंस का है। तीसरी और अहम बात जो थी वो ये कि ये जो नई शिक्षा नीति होगी दैट वुड चेंज देयर टेस्ट एंड डिज़ायर, यानी कि इंडियंस का जो टेस्ट है, जो डिज़ायर है, उसी को आमूल चूल परिवर्तित कर देगी। और दूसरी की क्रिएट अ डिमांड फॉर ब्रिटिश गुड, ब्रिटेन में जो कुछ भी सामान उत्पादित हो रहा है उसके डिमांड को यहाँ पे बढ़ाया जाएगा ताकि लोग उस तरीके के उत्पादित कपड़ों को यहाँ पे खरीद सकें। और इंडियंस वुड बिगिन टू अप्रिशिएट एंड बाय, और लोग जो हैं वहाँ के जो इंडियंस हैं वो वहाँ के बने हुए कपड़ों की बहुत तारीफ करेंगे और डिमांड करेंगे और उसी स्टाइल के कपड़ों को खरीदना शुरू कर देंगे। तो ये सब कैसे होता, इसके लिए जरिया बनाया गया शिक्षा को, और इस तरह की शिक्षा नीति लागू की गई ताकि वहाँ के बाजार में उत्पादित सामान को भारत में बेचा जा सके और यहाँ के लोग उस तरीके के सामानों का डिमांड करना शुरू करें, अप्रिशिएट करना शुरू करें। तो चलिए आगे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस वुड्स डिस्पैच में कौन कौन सी बातें समाहित थी। सबसे पहली चीज यदि देखें तो वो ये था कि यूरोपियन लर्निंग वुड इम्प्रूव मोरल कैरेक्टर्स ऑफ इंडियन एज इफ वी वर नॉट हैविंग मोरल कैरेक्टर्स, जैसे कि हमारे पास नैतिकता नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। ये अपने एजुकेशन के जरिए यहाँ के इंडियंस में मोरल कैरेक्टर की नींव डालना चाहते थे। यहाँ हमारे ऋषि मुनि हमें नैतिक शिक्षा दे दे के अमर हो गए। यहाँ के लोग इतने ज़्यादा ट्रुथफुल थे, इतने ज़्यादा विश्वास योग्य थे, लेकिन इतने ज़्यादा नैतिक थे, लेकिन इन लोगों की नज़र में यानी कि ब्रिटिशर्स की नज़र में इंडियंस लोग बिल्कुल भी नैतिक रूप से अच्छे व्यक्ति नहीं थे। इसीलिए ये मोरल कैरेक्टर्स को शिक्षा के जरिए लोगों में डालना चाहते थे। दूसरी बात वुड्स डिस्पैच के बारे में जो दूसरी बात थी वो ये कि इट वुड मेक देम ट्रुथफुल एंड ऑनेस्ट। फिर से वही बात आ गई कि यहाँ के लोगों को ये मानते नहीं थे कि ये विश्वासी हैं, ये ट्रुथफुल हैं, ये ईमानदार हैं। तो ये अपनी शिक्षा के जरिए चाहते थे कि यहाँ के लोगों में ये ट्रुथफुलनेस या ऑनेस्टी की चीज़ को, गुण को डाल सकें। तो क्या होता कि इस तरह के ईमानदार और ट्रुथफुल लोगों को जब शिक्षा के जरिए ट्रुथफुल और ईमानदार लोग बना दिए जाते तो ऐसे सिविल सर्वेंट्स मिल सकते थे जिनके ऊपर कंपनी रिलाई कर सकती थी, जिनके ऊपर डिपेंड हो सकती थी। साथ ही इसमें यह भी कहा गया कि जो ओरिएंटल लिटरेचर है यानी कि लिटरेचर ऑफ ईस्ट जो है उसमें क्या है, बहुत सारी खामियां हैं, इसीलिए हम उसको कंटिन्यू नहीं कर सकते। क्योंकि सबसे पहली बात तो ये है कि वही चीज़ की ये जो इनकी जो पुस्तकें हैं यानी कि यहाँ के जो ईस्ट की जो पुस्तकें हैं उनमें सेंस ऑफ ड्यूटी नहीं सिखाई जाती, यानी कि लोग किस तरह से ड्यूटीफुल रहें ये चीज़ें नहीं बताई जाती। दूसरी चीज़ की कमिटमेंट टू वर्क,
अपने काम के प्रति किस तरह से समर्पित रहें, ये शिक्षा भी नहीं दी जाती। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण कमी जो है उसमें वो ये कि इसके जरिए, इस शिक्षा के जरिए स्किल नहीं सिखाया जाता। तो इसीलिए वुड्स डिस्पैच में इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दिया गया कि किस तरह से यहाँ के लोगों में नैतिकता के गुण को, ईमानदारी के गुण को और सच्चाई के गुण को समाहित करना है। तो वुड्स डिस्पैच के चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया गया और काफ़ी चीज़ें इम्प्रूव की गई, जैसे कि नई नई चीज़ों को भी अपनाया गया, जैसे कि एजुकेशन डिपार्टमेंट बनाया गया। 1854 में एजुकेशन डिपार्टमेंट बनाया गया, जिससे कि क्या हुआ कि शिक्षा के ऊपर गवर्नमेंट का और भी ज़्यादा कंट्रोल हो गया। दूसरी बात कि सिस्टम ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन को भी स्टार्ट किया गया। और उस वक्त जबकि मेरठ में और दिल्ली में सिपाही विद्रोह कर रहे थे, ठीक उसी वक्त 1857 का वक्त था। उस समय कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में नए यूनिवर्सिटीज़ की स्थापना हो रही थी। तो ये तो यूनिवर्सिटीज़ की बात हो गई। अब स्कूल्स में क्या किया गया कि विद इन स्कूल्स चेंजेस किए गए। स्कूल्स में बहुत सारे नियम कानून इस तरीके से बनाया गया कि एक बहुत बड़ा बदलाव हो गया शिक्षा के क्षेत्र में। तो वो बदलाव क्या थे और क्या चेंजेस किए गए, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं अभी अपने नेक्स्ट सब टॉपिक में। हाँ, तो बच्चों आपको ध्यान होगा कि मैंने विलियम एडम की चर्चा की थी इस चैप्टर को पढ़ाते समय अपने प्रीवियस वीडियो में। विलियम एडम ने एक रिपोर्ट पेश किया था, ध्यान है आपको वो बात? वो रिपोर्ट किस चीज़ से संबंधित थी? लोकल पाठशालाओं से। तो अब बात ये हुई कि जो देसी पाठशालाएं थी वो कहाँ चली गई। यही हमारा सब टॉपिक है कि व्हाट हैपेंड टू द लोकल स्कूल्स। लोकल स्कूल्स का क्या हुआ, कहाँ चले गए? क्या वो बंद हो गए, क्या वो चलते रहे, या उनके साथ कुछ नई नीतियाँ अपनाई गई, कुछ नए नियम बनाए गए? ये सब कुछ हम देखेंगे। तो आप ध्यान दीजिए कि ब्रिटिशर्स के आने के पहले यहाँ पे हमारी कंट्री में मुगल्स का रूल था, और मुगल्स के पहले दिल्ली सल्तनत थे और उसके पहले हिंदू राजा थे, है ना। तो आप ध्यान दीजिए कि शिक्षा की भी यही पद्धति थी, यानी एजुकेशन किस तरीके का था। एजुकेशन की यदि बात करें तो मुख्यतः दो ही हिंदू और मुसलमान, दो लोग ही ज़्यादा थे, बाकी के लोग भी थे लेकिन उनकी संख्या अपेक्षाकृत कम थी। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी ऐसा था। एजुकेशन के क्षेत्र में ये दो भागों में बटे हुए थे, हिंदू और मुसलमान, ठीक है। ये बटे हुए इसलिए थे क्योंकि इनकी शिक्षा, इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा होती थी वो तरीका दोनों में ही डिफरेंट था। जैसे हिंदूज थे तो इन लोगों में गुरुकुल व्यवस्था थी। इनमें क्या थी? गुरुकुल व्यवस्था, सिस्टम ऑफ गुरुकुल। और मुस्लिम्स में क्या था? वहां पे था मकतब था, मदरसा था। तो जो प्रारंभिक शिक्षा होती थी ना, छोटे छोटे बच्चे जहाँ पे अपनी प्रारंभिक पढ़ाई करते थे वो या तो गुरुजी के पास जाते थे या फिर मकतब या मदरसे में जाते थे। यही शिक्षा इसी तरीके से चल रही थी। लेकिन अब जब विलियम एडम को एक रिपोर्ट बनाने के लिए कहा गया 1830 में कि भाई आप जरा देख के आइए, बिहार बंगाल का एरिया है, आप जरा घूम के आइए और रिपोर्ट पेश कीजिए कि आखिर यहाँ पे कितनी पाठशालाएं चल रही हैं, कितने स्कूल्स चल रहे हैं लोकल लेवल पे। तो विलियम एडम बहुत ही, मैंने पहले ही बताया था, बहुत समर्पित कार्य करता थे और उन्होंने सीरियसली पूरा सर्वे करना शुरू किया। सर्वे करते करते उन्हें इतना ज़्यादा वक्त लग गया कि इसी बीच मैकॉले वाली रिपोर्ट देख के नई शिक्षा नीति लागू कर दी गई, लेकिन फिर भी इन्होंने अपना जारी रखा सर्वे। और सर्वे के बाद इन्होंने ये बताया कि जो मैं घूम के आया हूँ, बिहार और बंगाल का जो एरिया है वहाँ पे छोटी छोटी पाठशालाएं चलती हैं जहाँ पे एक गुरु होता है और अमूमन 20 छात्र होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। तो इतनी ही संख्या के हैं। लेकिन यदि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यदि हम देखें तो तकरीबन 20 लाख स्टूडेंट्स हैं जो कि प्रारंभिक स्तर पे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। ये विलियम एडम की रिपोर्ट थी। तो 1 लाख पाठशाला और 20 लाख स्टूडेंट्स। और इन स्कूलों को या तो उस समय के रिच जो लोग थे, यानी जो धनी व्यक्ति थे, उन लोगों ने एस्टैब्लिश किया था या फिर लोकल कम्युनिटीज के लोगों ने एस्टैब्लिश किया था। और सबसे बड़ी बात थी कि इन पाठशालाओं में, इन मदरसों में या इन मकतबों में जो शिक्षा दी जाती थी वो बिल्कुल ही दृढ़ शिक्षा नहीं थी। कहने का मतलब उसका कोई फिक्स टाइम नहीं था, ये बहुत ही फ्लेक्सिबल थी। तो इस फ्लेक्सिबल एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या था, चलिए देखते हैं।
इस फ्लेक्सिबल एजुकेशन में देखिए सबसे पहली बात तो ये थी कि इसमें नो फिक्स्ड फी, यानी कि इसमें कोई तय रकम नहीं थी फीस की, यानी कि जो ज़्यादा अमीर होते थे, जो ज़्यादा धनी होते थे, वो ज़्यादा फीस देते थे, उनके बच्चे ज़्यादा फीस देते थे स्कूल्स को, और जो थोड़े गरीब होते थे, निर्धन होते थे, उनसे थोड़ा कम फीस लिया जाता था। कोई निश्चित नहीं था, कोई कंपल्शन नहीं था, कुछ मैंडेटरी नहीं था कि इतना ही फीस हर किसी को पे करना है। दूसरी बात थी कि नो प्रिंटेड बुक्स, इस समय में कोई प्रिंटेड बुक्स नहीं होती थी, क्योंकि शिक्षा का जो तरीका था वो ओरल, गुरु जो थे वो ओरली अपने स्टूडेंट्स को शिक्षा देते थे। तीसरी बात थी नो सेपरेट स्कूल बिल्डिंग्स, जैसे आजकल बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है ना स्कूल के नाम पे, उस समय एज सच कोई बिल्डिंग नहीं हुआ करता था। और स्कूल के नाम पे आप देखिए टीचर्स क्या करते थे, जो गुरु होते थे वो या तो किसी पेड़ के पास चले गए, किसी पेड़ के नीचे पढ़ाने लग गए स्टूडेंट्स को, या फिर गुरु के खुद के घर में ही पढ़ाई हो जाती थी, या किसी मंदिर में, मस्जिद में अध्ययन कराया जाता था, यानी कि कोई सेपरेट एज सच बिल्डिंग नहीं होती थी स्कूल के नाम पे। उसके बाद आप देखिए कि नो बेंचेज और चेयर्स, जाहिर सी बात है कि जब बिल्डिंग नहीं है तो उसमें चेयर्स और बेंचेस कहाँ से लगेंगे, तो बच्चे कहीं भी बैठ जाया करते थे, चटाई बिछा के, पीढ़े पे, या सिर्फ घास के ऊपर ही बैठ के शिक्षा ग्रहण किया करते थे। इसके बाद देखें तो नो ब्लैक बोर्ड्स, ब्लैक बोर्ड के बगैर ही पढ़ाई होती थी, शिक्षा ओरली होती थी, गुरु ओरली ही शिक्षा देते थे और बच्चे ग्रहण करते थे, और ब्लैक बोर्ड का कुछ भी काम नहीं होता था, जैसे कि आजकल बिना ब्लैक बोर्ड के कुछ काम नहीं हो सकता। आजकल तो स्मार्ट बोर्ड्स होते हैं, लेकिन उस समय ऐसा कुछ भी नहीं था। इसके बाद देखें तो नो सिस्टम ऑफ सेपरेट क्लासेस, यानी कि आजकल जैसा होता है ना कि स्कूल की एक बिल्डिंग है और बिल्डिंग में नर्सरी से लेके अप टू 12 क्लासेस तक कितने सारे क्लासेस होते हैं, कितने सारे सेक्शंस होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, ना जाने कितने सारे सेक्शंस होते हैं बड़े बड़े स्कूल्स में। इस तरह का कोई प्रावधान नहीं था, यानी कि अलग अलग क्लासेस जो होती है इस तरह का कोई क्लास नहीं था, बल्कि सभी बच्चे सामूहिक रूप से बैठते थे। इसके बाद देखिए कि नो रोल कॉल, कोई रोल कॉल नहीं होता था, यानी रोल नंबर्स जैसे हम लोग बुलाते हैं ना, रोल नंबर 1 2 3 4, इस तरह का कोई रोल कॉल नहीं था। और जाहिर सी बात है कि जब रोल कॉल नहीं था तो नो रजिस्टर, कोई रजिस्टर वर्क भी नहीं होता था। यानी देखिए कम छात्र थे ना, 20 और तकरीबन 20 के करीब छात्र होते थे, और उनको तो नाम से ही बुलाया जाता था, और इस तरह से कोई रोल कॉल नहीं होता था, कोई रजिस्टर नहीं होता था, और कोई टाइम टेबल भी नहीं होता था, जैसे कि आजकल है कि टाइम टेबल है। फर्स्ट पीरियड में जैसे मोरल साइंस होगा, सेकंड पीरियड में सोशल स्टडीज होगा, थर्ड पीरियड में इंग्लिश है, फोर्थ पीरियड में साइंस है, मैथ्स है, जो भी है। तो इस तरह का कोई फिक्स टाइम टेबल नहीं था। शिक्षा बहुत ही फ्लेक्सिबल रूप से चल रही थी, यानी उसमें थोड़ा ऊंच नीच हो सकता था, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता था, थोड़ा टाइमिंग्स का, थोड़ा हर चीज के साथ एडजस्टमेंट हो सकता था। और सबसे बड़ी और अहम बात जो थी वो ये कि कोई सा एनुअल एग्जाम भी नहीं होता था। तो इस तरह से जो शिक्षा थी ये बहुत ही फ्लेक्सिबल थी। और विलियम एडम की रिपोर्ट में ये कहा गया कि ये जो शिक्षा का सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है, ये लोकल नीड के अकॉर्डिंग बहुत ही सही है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जैसे हार्वेस्ट का टाइम होता है तो उस समय क्लासेस नहीं लगती हैं, क्योंकि किसान के बच्चे भी वहां पे पढ़ते होते हैं। दूसरी बात यह है कि जैसे मान लीजिए कटनी हो गया, तो कटनी के बाद जो है फिर से कक्षाएं लगनी प्रारंभ हो जाती थी, ताकि किसान के बच्चे, बहुत सारे निर्धन हैं, बहुत सारे पुअर्स हैं, ये सब भी वहां पे जाके शिक्षा ग्रहण कर सके। तो ये बहुत अहम बात थी जिसको विलियम एडम ने अपने रिपोर्ट में बताया था। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि विलियम एडम का रिपोर्ट आने के पहले ही मैकॉले की रिपोर्ट के आधार पर ही शिक्षा नीति ऑलरेडी निर्धारित हो चुकी थी। तो जाहिर सी बात थी कि ये लोकल पाठशालाओं में, मदरसों में, मकतबों में, गुरुकुल में शिक्षा का ये तरीका अपनाया जा रहा था। लेकिन अब जबकि नई शिक्षा नीति लागू हो गई थी और उसके बाद ये अब वुड्स डिस्पैच आया था 1854 में, यानी 1854 में, तो जाहिर सी बात थी कि प्रारंभिक अवस्था की शिक्षा में भी बहुत कुछ बदलाव लाए जाने की जरूरत महसूस की गई। और ये क्या बदलाव लाया गया, कैसे बदलाव लाया गया, और इन बदलावों का हमारी शिक्षा के ऊपर क्या असर पड़ा, ये सब हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक के लिए मेरी प्रीवियस वीडियो देखिए और साथ ही साथ इस वीडियो को भी देखिए, ताकि आप एक साथ देखेंगे तो कॉन्सेप्ट ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। और इंतजार कीजिए मेरे अगले वीडियो का। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।